वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए तो सबसे पहले तो आई का वैल्यू चाहिए। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दो अलग अलग केस में। एक केस होगा जब पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का होगा, और फिर नेक्स्ट केस में जानेंगे हम जब पार्टिकल एसोसिएटिंग नेचर। डिसोसिएट का मतलब टूटना, एसोसिएट का मतलब क्या? जुड़ना। तो हम पहले देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक पार्टिकल लिए AXBY जो डिसोसिएटिंग नेचर का टूटने वाला है। तो अगर AXBY डिसोसिएट करेगा तो किस में डिसोसिएट करेगा? XY प्लस और Y भी X माइनस। और कैसे डिसोसिएट करेगा ये समझ में आ गया ना आपको? देखिए A के आगे वाले को पीछे कर देंगे तो X पीछे कर दिए, अब B के आगे वाले को पावर में डाल देंगे प्लस साइन के साथ, और उसके बाद B के आगे में जो उसको पीछे कर देंगे, और A के आगे में जो उसको B के पावर में डाल देंगे माइनस साइन के साथ। केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा यदि पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का हो, दो अलग आयन टूटेगा। अब जैसे मान लेते हैं मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बीटी का मतलब क्या समझना? बिफोर मतलब टूटने से पहले। तो टूटने से पहले मान लेते हैं AXBY का जो मोल है वो A मोल है, मान लेते हैं, हम माने तो A मोल हो गया। तो बताइए टूटने से पहले अगर ये AXBY A मोल है तो ये कितना मोल, ये कितना मोल होगा? A/2 बोलिए। अरे ये टूटा ही नहीं है बिफोर डिसो, टूटने से पहले। तो जब ये टूटा ही नहीं तो ये और ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, मतलब ये जीरो और ये भी क्या? जीरो। समझ में आ गया? उसके बाद आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद हम मान लेते हैं कि पूरा नहीं टूटा, अगर 100% टूट गया, अगर 100% डिसोसिएट कर लिया तो यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हैं A, अगर ये पूरा टूट गया तो ये पूरा बन जाएगा। हम मानते हैं कि पूरा डिसोसिएट नहीं किया, कुछ डिसोसिएट, मान A अल्फा डिसोसिएट कर गया। तो जब A अल्फा डिसोसिएट तो ये टूटने के बाद तो ये बनता है ना। तो मानते A अल्फा टूट गया, ये टूटा कुछ समय के बाद आफ्टर डिसोसिएशन, तो A अल्फा डिसोसिएट किया तो ये और ये कितना बनेगा? तो ये कैसे वैल्यू निकालेंगे हम? अभी देखिए हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है इस पार्टिकल का? X। इसका कोएफिशिएंट क्या है? तो देखिए कैसे ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो हम हाइपोथेटिकल वैल्यू लिए ना, कोई भी मॉलिक्यूल में आप निकाल सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट X हो गया, X डिवाइडेड बाय इस मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट कितना है? नहीं, इस पूरे ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है। तो A का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट और इनटू कितना से घटा? A अल्फा से ना, A अल्फा से गुना कर देंगे A अल्फा, तो क्या बन गया? XA अल्फा। उसके बाद ये कितना बनेगा? इसको भी ऐसे निकालेंगे। B का कोएफिशिएंट कितना? Y, और डिवाइडेड बाय इस मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट कितना? 1, और इनटू कितना घटा? A अल्फा ना, तो A अल्फा YA अल्फा, ये क्या बन गया? Y अल्फा। ये यस सर। समझ में आ गया? अच्छा बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन बराबर कितना हो गया? टूटने से पहले कितना है बोलिए? A है ना, A मोल है। और बताइए मोल्स लगाते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया बोले? तो टूटने के बाद क्या? ये सब तो टूटने के बाद है ना। तो आप जोड़िए ना सबको, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? A माइनस A अल्फा प्लस XA प्लस YA अल्फा। क्या समझ में आएगी? यस सर। चलिए अगेन हम जानते हैं, we know that हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती बोलिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर क्या? आफ्टर डिसोसिएशन ना, आफ्टर। और नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किससे समानुपाती होता है?
नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर क्या डिसोसिएशन ना, समझ में आया कि नहीं। और आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी हम इससे पहले यही फॉर्मूला लिखे थे ना, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अभी तो पार्टिकल टूटने वाला है, तो डिसोसिएशन के केस में हम ऐसे तो आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन कितना, ठीक है ना, आफ्टर डिसोसिएशन कितना, क्या है पार्टिकल ए माइनस ए अल्फा प्लस एक्स ए अल्फा प्लस वाई ए अल्फा, समझ में आएगी नहीं, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। इनिशियल क्या है, इनिशियल वाला क्या सिर्फ ए है ना, बिफोर डिसोसिएशन तो क्या है ए है ना, डिवाइड बाय ऊपर देखिए सब में ए है, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमन है तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस क्या वाई अल्फा डिवाइडेड बाय क्या ए कट गया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो ये इस दोनों में अल्फा कॉमन है क्या, तो प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई ले सकते हैं, तो ये आई का वैल्यू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। इसको याद रखना है, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस क्या वाई। ये पार्टिकल है, और कब है ये पार्टिकल, जब पार्टिकल डिसोसिएशन नेचर का हो, उस केस में आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई होगा। अच्छा बताइए ये जो x और y है, x प्लस वाई का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में कम से कम कितना एटम होना चाहिए, दो एटम। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या 2 से कम पॉसिबल है क्या, कभी नहीं, x प्लस वाई का वैल्यू 2 से कम कभी नहीं होगा, कम से कम 2 होगा x प्लस वाई का वैल्यू। तो अगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देन आई बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे दो वैल्यू रखिए तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना लिए 2 इंटू 2, ये एक्स माइनस अल्फा ना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के लिए 2 रख दिए, तो बोले क्या हो जाएगा ये आई बराबर क्या 1 प्लस बोलिए अल्फा ना, नहीं समझ में आया क्या। अब इसे मान लीजिए इफ यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 3 हो जाए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए आई बराबर सीधे देखिए क्या करना है ना कि बस 3 जैसे 3 है, 3 में से 1 घटाए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 समझ में आया कि नहीं। अगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाए तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 अल्फा, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये अल्फा जो है, अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं हम। ये क्वेश्चन में दिया होता है, बोले क्या परसेंट में दिया रहेगा, बोले क्या ये जो सॉलिड पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल जैसे मान लीजिए हम ए एक्स बी वाली है यहाँ पे, बोले ये 30% डिसोसिएट किया, कितना परसेंट डिसोसिएट किया 30% डिसोसिएट, 30% डिसोसिएट किया, तो उस केस में अल्फा का वैल्यू 0.3 लेंगे, कितना लेंगे 0. बोले क्या 70% डिसोसिएट किया, तो अल्फा का वैल्यू हम 0.7 लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। yes, अगर बोलेगा 70% डिसोसिएट किया तो हम क्या अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे 0.7, बोलेगा 80% डिसोसिएट किया तो अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे 0.8, बोलेगा 100% डिसोसिएट तो अल्फा का वैल्यू, समझ में आया कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मेशन के लिए। फॉर 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर बोलेगा क्या 50% 50% डिसोसिएशन, अगर 50% डिसोसिएट कर रहा है, टूट रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 0. क्या होगा 5 या 1/2 लिख सकते हैं। अगर बोलेगा 30% तो 0.3, क्या आपको समझ में आई। तो आप 1/आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे डिसोसिएशन केस में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस
y वैल्यू होता है, i का वैल्यू किस केस में, डिसोसिएशन केस में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कम से कम कितना होगा, 2 होगा, और i क्या हो गया, 1 का फैक्टर हो गया, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उतारिए इसको। तो जहां पे भी अगर आप ग्रुप 1 और 2 का एलिमेंट दिखे, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का, अल्कली एलिमेंट और अल्केलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये दोनों एलिमेंट जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो सब डिसोसिएटिंग नेचर का होता है, मतलब टूटने वाला होता है। तो ग्रुप 1 और 2 का एलिमेंट, पहला एलिमेंट जितना भी है सब में, पहला मेटल एलिमेंट सब ग्रुप 1 और 2 का एलिमेंट है, तो ये सब आयनिक कंपाउंड है और टूटने वाला होगा। तो उस केस में आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई का फॉर्मूला लिखाए थे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू क्या, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू निकल जाएगा। और अल्फा तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये मॉलिक्यूल 10% डिसोसिएट करेगा, 20% डिसोसिएट करेगा, या फिर जितना परसेंट डिसोसिएट करेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको अल्फे के टर्म में आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट करेंगे आप, आई बराबर लिखना एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे एक्स ये हो गया और ये वाई, तो एक्स जगह पे क्या, यहाँ पे 1 और वाई की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो जब x प्लस वाई का वैल्यू 2 हो जाए तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा ना। नहीं समझ में आया क्या? उसके बाद यहाँ पे KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो इसके आगे में क्या, इसके आगे में x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये दो अलग आयन है, मैग्नीशियम आयन, ये क्लोराइड आयन, तो इसके आगे में क्या है, इसके आगे में कितना हो गया 2 प्लस 1 बराबर 3, तो 3। अगर x प्लस वाई का वैल्यू 3, समझ में आ गया x प्लस वाई का वैल्यू है। अभी हम लोग जाने ना ax और by, तो यहाँ पे एक आयन ये हुआ ना, तो एक आयन यहाँ पे m, एक आयन Cl हो गया, तो इसके आगे में x की जगह पे 1 है और y की जगह पे 2 है, तो 2 है 3, तो x प्लस y का वैल्यू अगर 3 आ जाए तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस 2 अल्फा। समझ में आया कि नहीं? जैसे NaOH, तो यहाँ पे देखिए ये मत समझिए ऑक्सीजन, ये OH है हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक अलग आयन है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो Na और OH ये अलग अलग है, तो Na के आगे में क्या 1, OH के आगे में 1 है कि दोनों आयन 1 तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 2 ना। तो अगर x प्लस वाई का वैल्यू 2 हो जाए तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पे MgOH, तो OH का होल टू है ना, तो x की जगह पे 1 है और y की जगह पे 2, तो 2 1 3 हो गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू 3, तो जब x प्लस वाई का वैल्यू 3, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, नहीं 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा है बराबर। तो क्या आप डायरेक्ट आई का वैल्यू निकाल लेंगे? क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालना है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12 और क्या यूरिया CONH2 NH2, और उसके बाद शुगर C12 O11। ये सब के लिए डायरेक्ट I बराबर 1 लेना, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये सॉलिड पार्टिकल ना ही डिसोसिएटिंग नेचर का होता है ना ही एसोसिएटिव नेचर, इसीलिए डायरेक्ट I का वैल्यू कितना लेना है 1। जब भी क्वेश्चन में अगर ये रहे तो बॉन्ड डिफेक्टर I का वैल्यू कितना ले लेंगे 1 लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल के लिए। तो क्या आप I का वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिए? उतारिए।